नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हमारी अगली कहानी है लाल पान की बेगम। इसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। आज की आपकी यह क्लास एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहानी के कौन कौन से भाग से कैसे कैसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको कहानी पढ़ते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आज आपको क्लास के अंत में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस क्लास के अंत तक। तो चलिए अब हम देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में, जो इस कहानी के लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म जो है 4 मार्च 1921 को हुआ था, और चूँकि आपके एग्ज़ाम में लेखकों के जन्म वर्ष पूछे जाते हैं, इस कारण से यह इम्पॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है, इन्हें हिंदी साहित्य में आंचलिक युग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों में ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और संपूर्ण चित्र खींचा है। आपको इनके कहानियों एवं उपन्यास को पढ़ते वक्त आप अपने आसपास के ग्रामीण जीवन का पूर्ण रूप से अनुभव कर पाएंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। इसी तरह इनके उपन्यास में पड़ती परिकथा और कहानी में मारे गए गुलफाम कहानी पर राज कपूर अभिनीत प्रसिद्ध फिल्म बनी है, जिसके कारण से इनकी ख्याति और बढ़ गई। इन्हें अपने साहित्य जगत की महत्वपूर्ण रचनाओं के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका प्रथम आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और इसी के लिए इन्हें 1970 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वराहगिरी वेंकटगिरी द्वारा इन्हें पद्मश्री का सम्मान प्राप्त हुआ था, और इनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य प्रकाशित कृतियाँ कुछ इस तरह से हैं। इनके उपन्यास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मैला आंचल, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और यह जो है 1954 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है पड़ती परिकथा, जो 1957 में प्रकाशित हुई। जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतपा, कितने चौराहे इनके अन्य उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी कहानी संग्रह, जिसमें आपके लाल पान की बेगम जो है संकलित है, 1959 में प्रकाशित हुई। एक आदिम रात्रि की महक 1967 में, अग्निखोर 1973 में, मेरी प्रिय कहानियाँ, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये इनके कहानी संग्रह हैं। चर्चित कहानियों में हैं मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया। रिपोर्ताज और संस्मरण अथवा निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, जिसमें ऋणजल धनजल, श्रुत अश्रुत पूर्व, आत्मपरिचय, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, नेपाली क्रांति कथा प्रसिद्ध है। चूँकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो लेखक आपके पाठ्यक्रम में हैं, उनकी रचनाएं जो है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इस कारण से इन्हें आप एक बार देख लिए रहेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी कहानी पर, जो है लाल पान की बेगम। इस कहानी का प्रकाशन जो है कहानी पत्रिका में 1957 ईस्वी में हुआ, और यह कहानी जो है ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इस कहानी के विषय वस्तु की यदि हम बात करें तो यह कहानी ग्रामीण समाज में आत्मीयता और स्वाभाविक इच्छाओं को दर्शाती है। कहानी की मुख्य पात्र है बिरजू की माँ। वो एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिला है। बिरजू के माँ के पति यानी कि बिरजू के जो बप्पा हैं, वो जो है एक दब्बू किस्म के व्यक्ति हैं और अपनी इच्छाओं को दबाकर रखते हैं। तो बिरजू के माँ के मन में कई सारे सपने हैं, कई सारी इच्छाएं हैं, जिन्हें वह पूरा करना चाहती है और पूरी दुनिया को अपने एक अलग नज़रिए से देखती है। कहानी में रेणु ने ग्रामीण समाज में नाच देखने जैसी स्वाभाविक इच्छाओं को दिखाया है,
कि कैसे गांव में नाच का कार्यक्रम होता है और लोग वहां जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और यही नाच का कार्यक्रम देखने के लिए जो बिरजू की माँ होती है वह बैलगाड़ी की मांग करती है और कहती है कि हम बैलगाड़ी में नाच देखने जाएंगे। तो उनके पास बैल पहले से थे लेकिन गाड़ी नहीं थी, तो गाड़ी की व्यवस्था जो है बिरजू के पापा को करनी थी। तो बैलगाड़ी के व्यवस्था न हो पाने की वजह से ग्रामीण समाज में खींच भी है। रेणु ने इसे ग्रामीण समाज के संदर्भ में व्यंग की तरह दिखाया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस कहानी के पात्रों के बारे में। इस कहानी के प्रमुख पात्रों में है बिरजू की माँ, जिनके लिए ही इस कहानी का शीर्षक जो है लाल पान की बेगम रखा गया है। तो बिरजू जो है एक 7 साल का बालक है, जिनकी माँ को बिरजू की माँ कहकर इस कहानी में संबोधित किया गया है और इनके पापा को बिरजू के बप्पा कहकर संबोधित किया गया है। बिरजू की एक बहन भी है, चंपिया। चंपिया जो है 10 साल की है और बिरजू 7 साल का है। तो ये वर्ष आप याद रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में ये वर्ष जो है पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कहानी के अन्य पात्रों में है जंगी की पतोहू। तो जंगी की पतोहू के जो पति हैं उनका नाम है रंगी और वो डकैत हैं। और इसके जो ससुर हैं उनका नाम है जंगी और वे जो हैं चोर हैं। इन सब के अलावा एक मखनी फुआ है जो तंबाकू की शौकीन है। लरेना की बीवी राधे की बेटी सुनरी का भी जिक्र नाच देखने जाते वक्त आता है। इसी तरह एक बाबू साहेब अर्थात जमींदार का जिक्र है, जिनसे सर्वे के टाइम इन्हें यानी कि बिरजू के बप्पा को 5 बीघा ज़मीन जो है मिली रहती है। ये तो हो गई कहानी के पात्रों की बात, किंतु इसके अलावा जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वह है कहानी के पात्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे बिरजू की माँ। बिरजू की माँ को बलरामपुर का नाच देखने जाने की इच्छा है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ का नाच देखने जाने के लिए इच्छुक है, तो बलरामपुर। और इस कहानी में लाल पान की बेगम कहकर किसे संबोधित किया गया है, तो बिरजू की माँ। कौन संबोधित करता है, तो जंगी की पतोहू। और जंगी की पतोहू कौन है, तो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है जो कि कुरमा टोली में रहती है। इस कहानी में 4 टोलियां हैं। कौन कौन सी? कुरमा टोली, बबुआन टोला, कोयरी टोली और मलदहिया टोली। तो जब बिरजू के बप्पा जो है गाड़ी मांगने के लिए कोयरी टोली में जाते हैं तो वहाँ से उसको बैलगाड़ी नहीं मिलती, तो फिर वह जो है मलदहिया टोली में जाते हैं और वहाँ से बैलगाड़ी लेकर के आते हैं। इसी तरह जो बिरजू है वो 7 साल का बच्चा है। चंपिया है वो बिरजू की बहन है और 10 वर्ष की बच्ची है जो कि बाजे न मुरलिया गाती है। और यह गाना वो जो है कहाँ से सीखती है, तो ये रेलवे स्टेशन के पास की लड़कियों से, जैसे जंगी की पतोहू से। इसी तरह जो मखनी फुआ है उसके बारे में ख़ास बात यह है कि वह तंबाकू की शौकीन है। तो चलिए अब जान लेते हैं कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कहानी जो है आंचलिक पृष्ठभूमि की कहानी है, जिसमें एक स्त्री की आत्माभिमान यानी स्वाभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। वह जो है सबसे बोली रहती है कि मैं जो है बैलगाड़ी में बैठ कर के नाच देखने जाऊंगी, और इसके लिए वह 1 महीने से तैयारी करते रहती है और बहुत ही उत्साहित रहती है। इसी क्रम में यहाँ गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी को दिखाया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कहानी के कथानक को। यह कहानी शुरू होती है इस वाक्य से, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? अक्सर आपकी परीक्षा में किसी भी कहानी, उपन्यास या किसी भी रचना का पहला वाक्य दे करके पूछ लिया जाता है कि यह जो है किस रचना का पहला वाक्य है, या फिर कौन सी रचना की शुरुआत जो है इस कथन से होती है। तो इसलिए जो पहला कथन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो कहानी की शुरुआत होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। और यह जो है कौन पूछती है बिरजू की माँ से, मखनी फूआ पूछती है। लेकिन उस समय चूँकि बैलगाड़ी का इंतज़ाम जो है नहीं हुआ रहता है, तो बिरजू की माँ जो है अपने मन ही मन में कुढ़ते रहती है और शकरकंद वो उबाले रहती है। और उसका जो 7 वर्ष का बच्चा है बिरजू, वो जो है पूरे मिट्टी में अपने पूरे कपड़े को गंदा कर लिया रहता है। उसकी बहन चंपिया जो है सहुआन की दुकान गई रहती है छोवा गुड़ लाने के लिए, और शाम का वक्त होने को आया है। यहाँ पे लिखा रहता है दिया बाती की बेला हो गई है, यानी करीबन 5-6 बजे का टाइम है। तो फिर बिरजू की माँ जो है मखनी फूआ को कहती है कि आगे नात और पीछे पगहिया न हो तब न फूआ। तो यह बात जो है फूआ को लग जाती है, और वो जो है जो पनभरनियाँ आई रहती हैं पानी भरने के लिए, उनके पास जा कर के बिरजू की माँ की शिकायत करने लगती है। कहती है कि देखो देखो क्या जवाब दिया है बिरजू की माँ ने मुझे। तो इसी में जो जंगी की पुतोहू रहती है, वो जो है किसी से डरती वरती तो है नहीं, और बिरजू की माँ को वो जो ज़मीन मिली रहती है ना, उस पर तंज कसती है। कहती है कि अगर तुम भी जो है किनारे वाली साड़ी पहन करके इन लोगों को भेंट चढ़ाती, यानी कि जमींदार को भेंट चढ़ाती, तो तुमको भी आज 2-3 बीघा ज़मीन जो है मिल गई रहती, और तुम भी जो है बैल खरीद करके आराम से उसमें नाच देखने जा सकती थी। तब फिर पता चलता कि किसके आगे नात और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। तो ये जो जंगी की पतोहू का किरदार है, उसको 3 ही महीने हुए हैं और नई नई बहू बन कर के आई है। अभी अभी उसका विवाह हुआ है। बहुत ही झगड़ालू किस्म की औरत है और रेलवे स्टेशन के पास रहती है। और इसका जो पति है, रंगी नाम है उसका, जो कि लठायत है, और इसका ससुर जो है चोर रहता है। चूँकि बिरजू की माँ जो है यह बात जानती है कि ये एक झगड़ालू औरत है, इस कारण से वह इसके मुंह लगना पसंद नहीं करती और इसको कोई जवाब नहीं देती, अपना मन महसूस करके रह जाती है। आखिर कीचड़ में अगर हम कंकड़ फेंकेंगे तो उसका दाग जो है हम पर ही लगेगा। तो जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, वैसे ही बिरजू की माँ जो है अपना सारा आक्रोश जो है अपनी बच्ची जो चंपिया है उसके द्वारा जो है निकालती है। और जो जंगी की पुतोहू है ऐसा सुनाती है कि उसके कान में आवाज़ चली जाए, और कहती है कि कहाँ गई ये लड़की जो है, बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। आखिर अब बैस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पुतहू भी तो आने लगी हैं। फिर इसी के बाद जो है जंगी की पतोहू कहती है कि चल दीदिया, इस मोहल्ले में तो लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है। तो यह लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि यह लाइन जो है पूछी जा सकती है कि किसने किससे कहा या यह किस कहानी की लाइन है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बिजली के भकभकाने वाली बात पर सभी पनभरनियाँ जो है खिलखिला कर हंस पड़ती है, क्योंकि गांव में ऐसी अफवाह फैलाई गई रहती है कि बिरजू के माँ के आंगन में जो बिजली है वो जो है रात भर भुकभुकाती है। इतने समय तक जो चंपिया रहती है वो छोवा गुड़ लेकर के आ जाती है और अपनी उंगलियों को चाटती हुई आती है। तो बिरजू की माँ जो है उसको एक चांटा मारती है, और फिर चंपिया कहती है कि मुझे क्यों मारती है, सवाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। तो फिर जो बिरजू की माँ रहती है वह चंपिया को डांट लगाते हुए कहती है कि अगर मैंने तुमसे फिर से कभी बाजे न मुरलिया गाते हुए सुना तो तुम्हारी खैर नहीं है। और ट्यूशन की छोकरियों से ये सब सीखने जाती है। और ये उसने इस तरह से कहा कि जंगी के झोपड़े तक ये बात जो है साफ साफ पहुंच गई हो। अर्थात वह जो है उसको सुना रही थी चंपिया को डांट लगाने के माध्यम से। तो फिर इसके बाद जो बिरजू रहता है वो बेचारा अपना धूल झाड़ते हुए ललचाई हुई निगाह से चंपिया की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि अगर वो भी इसके साथ दुकान जाता
तो चंपिया जो है उसको भी गुड़ खाने को ज़रूर देती। माँ ने तो शकरकंद के बदले मुझे तमाचा मारकर बिठा दिया था। फिर भी बिरजू जो है अपनी माँ के पास जाके कहता है कि दे ना मैया, एक रत्ती भर 1 अंगुली गुड़ दे दे। तो बिरजू की माँ तो गुस्से में रहती है, तो वो कहती है कि 1 रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक देती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो आपके ग्रामीण जीवन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो संवाद होते हैं एक परिवार के भीतर, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ चलचित्र की भांति आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी। तो फिर जो चंपिया रहती है वो जो है शकरकंद छीलते रहती है और उसको पता होता है कि उसकी मम्मी जो है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार तो उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी और कुछ न कुछ गाली ज़रूर देंगी। तो चंपिया को मम्मी के गुस्से का पता रहता है, तो इस कारण वो इतना उसको ध्यान नहीं देती। फिर बिरजू भी अपने माँ की खुशामद करने लगता है और बोलता है कि मैया मैं भी बैठ कर के शकरकंद छीलूं। तो इस तरह से शाम का वक्त हो जाता है और गाड़ी अभी तक नहीं आई रहती है। तो चंपिया बोलती है कि कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। ये सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा जो है उतर जाता है और उसको लगता है कि अब तो बैलगाड़ी मिलने से रही और नाच देखने जा भी नहीं सकते, सब लोग चले गए होंगे और हम लोग जो है सबसे आखिर में जाएंगे, तो फिर नाच देखने का क्या फ़ायदा। तो फिर सब उदास हो जाते हैं और चंपिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू का दिल भी भर आता है और वह जो है जिन बाबा को उसने जो पौधा रोपा होता है बैगन का, उसका पहला बैगन जो है उसको चढ़ाने के नाम से मन्नत मांगता है और बोलता है कि जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। तो फिर इसके बाद जो है बिरजू की माँ जो है बिरजू और चंपिया दोनों को लेकर के कमरे में चली जाती है, कुछ बनाती वगैरह नहीं है खाने पीने का। और फिर बिरजू की माँ को अपने मन में जंगी की पुतोहू की बातें जो है चुभने लगती हैं। उसके मन में रह रह के तरह तरह के विचार आने लगते हैं। फिर इसके बाद अंत में जब बिरजू के बप्पा जो है बैलगाड़ी लेकर के आते हैं, तो पहले तो वह उनसे गुस्सा रहती है, किंतु जब वह अपने खेत के धान की बाली को देखती है तो उसका सारा गुस्सा जो है उतर जाता है और उसके मन का सारा मैल जो है दूर हो जाता है। तो बिरजू के बप्पा जो है जो धान की बालियाँ लेकर आए होते हैं, उसको बिरजू जो है चख लेता है एक धान की बाली। तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि देखो ये लड़का जो है नवान्न को जूठा कर दिया। तो बिरजू के पापा कहते हैं कि अरे इन लोगों को तो सब माफ़ है, ये लोग तो अभी बहुत छोटे हैं। तो फिर बिरजू के पापा कहते हैं कि चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाच देखने के लिए जाना है, साथ में तुम रोटी भी बना करके रख लो। तो बिरजू की माँ कहती है कि देर नहीं होगी। तो बिरजू के पापा कहते हैं कि अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी। तो इस तरह से आपको इस कहानी में बीच बीच में जो मनोवैज्ञानिकता है उसका प्रयोग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह से बिरजू के पापा जो है बिरजू के माँ की तारीफ़ करके उसे रोटी बनाने के लिए कहते हैं। साथ ही इसमें बिरजू की माँ और बिरजू के पापा के मध्य जो प्रेम है उसको भी दिखाया गया है। फिर बिरजू की माँ जो है मखनी फूआ को आवाज़ देने के लिए चंपिया से कहती है, लेकिन जब फूआ का कोई जवाब नहीं आता तो फिर बिरजू की माँ कहती है कि अरे उस समय के बात का बुरा मान गई थी क्या, आ जाओ ना फूआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। तो इस तरह से बुआ आती है और रात भर के लिए उसके लिए तंबाकू रख दिया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि फूआ को अगर तंबाकू मिल जाए तो वो रात भर क्या 5 रात बैठ कर के जाग सकती है। बिरजू जो है कढ़ाई को अपने सर पर रख करके उसे मलेट्री टोपी कह करके संबोधित करता है और बोलता है कि 10 लाठी मारने पर भी इसे कुछ नहीं होगा। सब हंसने लगते हैं। फिर बिरजू की माँ कहती है कि बेचारे बिरजू को शकरकंद दे दे,
बेचारा शाम से ही नहीं खाया है। तो फिर चंपिया कहती है कि यह कोई बेचारा नहीं है, तुम क्या जानो कि कथरी के नीचे इसका मुंह क्यों चल रहा था। तो इस तरह से हंसी मजाक की बातें होने लगती है। फिर जो है सब तैयार हो जाते हैं नाच देखने जाने के लिए। पूर्णिमा का चांद जो है सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ जो है जब गाड़ी पर बैठती है तो उसे अजीब तरह की गुदगुदी होने लगती है। सब बहुत उत्साहित रहते हैं और जब गाड़ी का इंतज़ाम हो जाता है और बिरजू की माँ जो है प्रसन्न रहती है, तब वह जो है अपना बड़प्पन दिखाते हुए राधे की बेटी सुनरी, लरेना की बीवी और जंगे की पतोहू को अपने गाड़ी में बिठा करके नाच दिखाने के लिए लेकर जाती है। तो इस तरह यह दिखाया जाता है कि ग्रामीण परिवेश में कैसे सुबह ही सबके मध्य जो है कहासुनी हो रही थी, लेकिन शाम को होते ही वे सब गिले शिकवे दूर करके वे जो है एक हो जाते हैं और एक साथ नाच देखने के लिए जाते हैं। तो इस तरह कैसे सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना रहता है। फिर जो है बिरजू की माँ जो है चंपिया को गाना गाने के लिए भी कहती है और कहती है कि अगर तुझसे कोई गलती भी हो जाएगी तो मास्टरनी लोग तो यहाँ बैठे हैं। और जो जंगी की पतोहू ने उसे लाल पान की बेगम कहकर संबोधित किया रहता है, तो वह सोचती है कि यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ वह सचमुच लाल पान की बेगम है। तो इस तरह से बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं रह जाती। वह प्रसन्न है और सबके साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवहार वह करती है और अब उस नींद आ रही है और इसी बिंदु पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से यह बिल्कुल ही ग्रामीण परिवेश के सहज जीवन की कहानी है और यही फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी और उपन्यासों की विशेषता रही है कि ग्रामीण आंचलिकता को रसपूर्ण और आनंदपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना। तो चलिए अब हम जान लेते हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में कहानियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस क्लास के अंत में हम जानेंगे कि कहानी के कौन कौन से भाग से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से ये प्रकार हैं। पहला तो है कि कहानी का प्रकाशन काल, रचना काल, कालानुसार उनका कालक्रम, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम जो है पूछा जाता है। तो इस कारण से आपको कहानियों का प्रकाशन वर्ष और उनका रचना काल याद होना आवश्यक है। दूसरा है कहानी और कहानीकारों का सुमेलन करने के लिए आता है। तो इस तरह आपको रचना और रचनाकार का नाम याद रहना चाहिए। खास करके जो आपके पाठ्यक्रम में है वे तो ज़रूर मुखाग्र याद होने चाहिए। तीसरा है कहानी में जो आए गए संवाद हैं उन्हें भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कहानी के पात्रों के नाम महत्वपूर्ण हैं। कहानीकारों जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनकी अन्य कहानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। उनके कहानी संग्रह का नाम भी महत्वपूर्ण है। कहानीकारों के अगर कुछ विचार हैं या कुछ कोटेशन है या कुछ कथन हैं जो कि महत्वपूर्ण है तो फिर वह भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो कहानी संग्रह है, जिस कहानी संग्रह में आपकी ये कहानियाँ जो है संकलित की गई हैं, उसी कहानी संग्रह की अन्य कहानियों के बारे में भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का भी क्रम आपको जमाने के लिए दिया जा सकता है। तो ये थे आपके कहानियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार। उम्मीद है आपको यह जो है ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। और यदि मैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करूं तो जैसे आपको पूछा जा सकता है कि बिरजू के बप्पा को कितनी ज़मीन जो है मिली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 बीघा ज़मीन। इसी तरह पूछा जा सकता है कि चंपिया जो है सहुआन की दुकान जो है क्या लेने गई थी, तो छोवा गुड़ लेने गई थी। तो इस तरह से आपको प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह क्लास जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो अपने साथियों के साथ एवं अपने जूनियर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और सबको इसका लाभ जो है मिल सके।
तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।